गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वही क्लास 11th। आज हम पढ़ेंगे मनु भंडारी का लिखा हुआ लेसन है, रजनी नाटक है। ये कहते हैं कि लोकप्रियता कभी भी रचना का मानक नहीं बन सकती, इसलिए असली मानक तो होता है रचनाकार का दायित्व बोध, उसकी सरोकार और उसकी जीवन दृष्टि। ये कहानी ये भी इसमें ये बात कही है मनु भंडारी। इसका इंट्रो भी भेज दूंगा मैं तुम्हें, फिर भी हम देखते हैं। इनका जन्म सन 1931 भानपुरा मध्य प्रदेश में हुआ है। इनकी प्रमुख रचनाओं की अगर हम बात करें तो एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, तीन निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ, ये कहानी संग्रह है, आपका बंटी, महाभोज, स्वामी, एक इंच मुस्कान, ये राजेंद्र यादव के साथ है, और ये उपन्यास है। पटकथाओं की अगर हम बात करते हैं तो पटकथाओं में इन्होंने रजनी, निर्मला, स्वामी और दर्पण, ये इन्होंने पटकथाएँ लिखी है। ठीक है, आगे देखते हैं हम सम्मान, इनको कौन कौन से सम्मान मिले। इनको हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान, बिहार सरकार, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा ये पुरस्कृत हो चुके हैं मनु भंडारी। तो स्टूडेंट हम बात करते हैं कि कॉपी में सबसे पहले आपको ये पाठ का नाम, इनका जन्म कब हुआ, 1931 में, मृत्यु के बारे में बतानी है, इनकी रचनाओं के नाम वगैरह ये लिखने हैं, सम्मान वगैरह लिखने हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। मनु भंडारी उस समय सक्रिय हुई जब नई कहानी आंदोलन अपने उठान पर था। नई कहानी आंदोलन में जो नया मोड़ आया उसमें मनु जी का विशेष योगदान रहा। उनकी कहानियों में कई पारिवारिक जीवन, कई नारी जीवन, कई समाज के विभिन्न वर्गों के जीवन की विसंगतियाँ विशेष आत्मीय अंदाज में अभिव्यक्त की गई है कि हमारे जीवन में जो है बहुत सारी विसंगतियाँ होती है, दोष होते हैं, कमजोरियाँ होती है, उनके बारे में उन्होंने अभिव्यक्ति दी है। उन्होंने आक्रोश, व्यंग्य और संवेदना को मनोवैज्ञानिक रचना का आधार दिया है, चाहे कहानी हो या उपन्यास या फिर पटकथा ही क्यों न हो, उन्होंने इसको मनोवैज्ञानिक आधार दिया है। मनोवैज्ञानिक का आधार का मतलब होता है यानी मनोवैज्ञानिक एवं रचनात्मक, उन्होंने जो है अपना आधार दिया है। ठीक है, आगे बात करते हैं मनु भंडारी के इस पाठ की। ये पाठ है, यहाँ पर यहाँ मनु जी द्वारा लिखित एक पटकथा पढ़ने जा रहे हैं। पटकथा यानी पट या स्क्रीन के लिए लिखी हुई वह कथा जो रजत पट फिल्म का स्क्रीन के लिए भी हो सकती है। पटकथा मतलब होता है पट या स्क्रीन, पटकथा स्क्रीन के लिए लिखी जाने वाली कथाएं जो हम देखते हैं, फिल्में देखते हैं तो फिल्मों में भी इसे पटकथा ही बोलते हैं। फिल्म का जो है जो शीर्षक होता है वो इन्होंने ये लिखा, रजत पट फिल्म का स्क्रीन के लिए भी हो सकती है और टेलीविज़न के लिए भी। मूल बात यह है कि जिस तरह मंच पर खेलने के लिए नाटक लिखे जाते हैं उसी तरह कैमरे से फिल्माए जाने के लिए पटकथाएँ लिखी जाती है। भाई मंच पर अगर खेलना है तो नाटक है, और कैमरे के द्वारा फिल्म के बड़े पर्दे पर दिखाना है तो फिर वो क्या हो जाएगा, पटकथा। कोई लेखक किसी भी दूसरी विधा में लेखन करके उतने लोगों तक अपनी बात नहीं पहुंचा सकता जितनी की पटकथा लेखन द्वारा, क्योंकि पटकथा शूट होने के बाद धारावाहिक या फिल्मों के रूप में लाखों करोड़ों दर्शकों तक पहुंच जाती है। इस लोकप्रियता के चलते ही पटकथा लेखन की ओर लेखकों का भी पर्याप्त रुझान हुआ है और पत्र पत्रिकाओं तथा पुस्तकों में भी पटकथाएं छपने लगी है। प्रस्तुत पाठ में रजनी धारावाहिक की एक कड़ी दी जा रही है। रजनी धारावाहिक जो है हमारे यहाँ जब DD1 चलता था तो DD1 पे धारावाहिक आता था रजनी। रजनी पिछली सदी के 90 दशक का एक बहुचर्चित टीवी धारावाहिक रहा है। ये वह समय था जब हम लोग और बुनियाद जैसे सोप ओपेरा दूरदर्शन का भविष्य गढ़ रहे थे। बासु चटर्जी के निर्देशन में बने इस धारावाहिक की हर कड़ी अपने को स्वतंत्र और मुकम्मल होती है और उन्हें आपस में गूंथने वाली सूत्र रजनी थी। हर कड़ी में जुझारू, इंसाफ पसंद स्त्री पात्र किसी न किसी सामाजिक राजनीतिक समस्या से जूझती नजर आती है। ये इस कहानी का
ये इस कहानी का मुख्य जो संवेदना है कहानी की कि ये जो रजनी है वो जुझारू है, इंसाफ पसंद लड़की है और किसी न किसी सामाजिक राजनीतिक समस्या से जूझती हुई नज़र आती है। प्रस्तुत अंश भी व्यवसाय बनती शिक्षा की समस्या की ओर हमारा ध्यान खींचता है। ये बात बिल्कुल करेक्ट है भाई। वर्तमान में शिक्षा जो है बिजनेस हो गई। आज हम देखते हैं बड़े बड़े नामचीन घराने, टाटा, बिरला, ठीक है, ये सब है अपनी जो मतलब जगह जगह ब्रांचेज यानी शाखाएँ इन्होंने फैला रखी है स्कूल की। यानी शिक्षा एक व्यवसाय है। क्यों कहा भी जाता है कि मनुष्य किसी और चीज़ पे खर्च ना करे, 3 चीज़ों पे उसे खर्च करना पड़ता है, रोटी, दूसरा स्वास्थ्य और तीसरा शिक्षा। इस पर ज़रूर खर्च करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसका बच्चा पढ़े, प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को सही रखना चाहता है और खाना भी उसे खाना पड़ता है। यही समस्या है कि और हमारा ध्यान आकर्षित है। तो ये रजनी पाठ है। रजनी एक युवती, एक गृहिणी का नाम है जो कि बहुत समझदार है, जागरूक है, अपने अधिकारों के प्रति सजग है और बाकी लोगों को भी वो अधिकारों के प्रति सजग करती है। तो ये पाठ अगर हम क्लास में पढ़ते हैं तो शायद मैं तुम लोगों को खड़ा करके एक एक को पात्र बनाता, किसी को रजनी, किसी को लीला। लेकिन यहाँ पे अभी ऑनलाइन क्लास चल रही है तो ये संभव है नहीं। फिर भी देखते हैं क्या होता है। रजनी मध्यम वर्गीय परिवार के फ्लैट का एक कमरा, एक महिला रसोई में व्यस्त है, घंटी बजती है, बाई दरवाज़ा खोलती है, रजनी का प्रवेश। तो रजनी प्रवेश करती है। रजनी, लीला बेन कहाँ हो, बाजार नहीं चलना क्या? लीला रसोई में से हाथ पहुँचती हुई निकलती है। चलना तो था पर इस समय तो अमित आ रहा होगा अपना रिजल्ट लेकर। आज उसका रिजल्ट निकल रहा है ना, तो उसके चेहरे पर खुशी के भाव नजर आते हैं। क्या है तुम लोगों का? मेरे कहते थे फिर मैं चालू नहीं करता। वो तो थोड़ी देर में ये तो वो हो जाता है यार। मारो करा दिया 5 मिनट, थोड़ी देर में हट जाएगा। मर्ज कर देंगे। हैं? मर्ज कर देंगे, मिक्स कर देंगे ऐसे करेंगे। पक्का मर्ज कर दोगे फिर? तो लेके नहीं आ रहे। कल तो आ रहे क्या? समोसे क्या बना रहे? आ रहे हैं या नहीं आ रहे? आगे देखो, वो दरवाज़ा खोलती, लीला बहन वहाँ आती है। लीला रसोई में से हाथ पूछती हुई निकलती है। चलना तो था पर इस समय तो अमित आ रहा होगा अपना रिजल्ट लेकर। आज तो उसका रिजल्ट निकल रहा है ना, चेहरे पे खुशी का भाव है। रजनी, अरे वाह, तब तो मैं मिठाई खाकर ही जाऊँगी। अमित तो पढ़ने में इतना अच्छा है कि फर्स्ट आएगा, और नहीं तो सेकंड तो कोई गया ही नहीं। तुमको मिठाई भी बढ़िया खिलानी पड़ेगी, सूजी के हलवे से काम नहीं चलने वाला है, मैं पहले ही बता देती हूँ। यानी मैं सूजी के हलवे से नहीं मानने वाली हूँ, ठीक है? लीला हंसती हुई, नहीं नहीं, तुम्हें अच्छी मिठाई खिलाऊंगी, मैंने पहले से ही मंगवा कर रखी है। कौन सी? केसर या रसमलाई? अमित को बहुत पसंद है। देखा, मुझे अपने घर में ही केसर की सुगंध आ गई थी। बाजार का तो मैं बहाना करके चली आई, वरना तुम तो मुझे काट ही देती। लीला, कैसी बात करती हो, मैं एक बार काट भी दूँ, लेकिन अमित अपने मुंह में डालने से पहले रसमलाई लेकर तुम्हारे प्लेट में दौड़ता। मैं कोई भी चीज़ घर में बनाऊँ या बाहर से लाऊं, अमित जब तक तुम्हारा भोग नहीं लगा लेता हम लोग खा थोड़े ही सकते हैं। रजनी आंटी तो हीरो है उसकी। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ती है। ठीक है, आगे देखिए। रजनी, बहुत मेधावी बच्चा है अमित, तुम देखना तो आगे जाकर क्या बनता है। लीला, बस तुम्हारा ही आशीर्वाद है। फिर घंटी बजती है। लीला एक तरफ से दौड़ते हुए दरवाज़ा खोलती है। अमित का प्रवेश होता वहाँ पे। रोज़ की तरह भारी बस्ते की जगह हल्का सा थैला है, क्योंकि आज रिजल्ट मिला था उसको, रिजल्ट परिणाम आना था, तो आज वो हल्का बस्ता ही लेके गया था, उसके पास भारी बस्ता नहीं था। रजनी अमित को बाहों में भरने के लिए दोनों बाहें फैलाए आगे बढ़ती है। कॉन्ग्रेचुलेशंस अमित, बधाई देने के लिए रजनी आंटी पहले से ही मौजूद है। अमित का चेहरा उतरा हुआ है बेचारे का।
पर दोनों में से अभी तक उस पर किसी का ध्यान नहीं गया भाई उसका चेहरा क्यों उतरा हुआ है। अमित आंसू भरी आंखों में से थैले में से रिपोर्ट निकालकर माँ की ओर फेंकता है वो। लो देखो क्या हुआ मेरे रिजल्ट का। मैंने कितना कहा था कि मेरी मैथ्स में मेरी ट्यूशन लगवा दीजिए वरना मेरा रिजल्ट बिगड़ जाएगा। बस वही हुआ। मैथ्स यानी गणित में तो पूरे नंबर आ सकते हैं, रिजल्ट बिगड़ सकता है। रिपोर्ट रजनी देखती है। लीला बहन उसे अपने बाहों में भरकर, अब लीला उसे अपनी बाहों में भरती है। लीला, पर तू तो सारे सवाल ठीक करके आया था। यहाँ आकर पापा के सामने तूने फिर से किया था अपना सारा पेपर। सब तो ठीक था। तेरे पापा ने नहीं कहा था कि 4-5 नंबर भले ही काट ले सफाई वफाई के, पर 95 तो पक्के हैं। रजनी रिपोर्ट देखते हुए, पर मिले तो कुल 72 ही है। फिर दूसरे विषयों के नंबर भी पढ़ने लगती है। इंग्लिश में 86, हिस्ट्री में 80, सिविक्स में 88, हिंदी में 82, ड्राइंग में 90, सबसे कम तो मैथ्स में ही है। अमित गुस्से और दुख से वो कहता है, कम तो होंगे ही, ट्यूशन नहीं लेने से मिलते हैं कई अच्छे नंबर। सर तो बार बार कहते ही थे कि ट्यूशन कर लो वरना फिर बाद में मत रोना। सर तो कह रहे थे भाई ट्यूशन कर लो, ट्यूशन नहीं करोगे तो बाद में रोओगे। आगे देखिए। लीला अपराधी की तरह सफाई देते हुए, तुझे अंग्रेजी को लेकर थोड़ी परेशानी थी सो अंग्रेजी में करवा दी थी ट्यूशन। अब 2 विषयों की ट्यूशन और फिर लंबी चौड़ी फीस। बेटे, अपनी आर्थिक मजबूरी की बात वह शब्दों से नहीं चेहरे से व्यक्त करती है। पर यह तो अंधेरी हुआ कि सारा पेपर ठीक हो फिर भी नंबर काट लो। रजनी बोलती है। रजनी की भौं में एकाएक बल पड़ जाते हैं। वह रोते हुए अमित को खींचकर अपने पास सटा लेती है। रो मत, उसके आंसू पोंछते हुए। अमित रोएगा नहीं, समझे। मैं जो पूछती हूँ उसका जवाब देना बस। कुछ दूर रुक कर, तुझे अच्छी तरह याद है तूने पूरा पेपर ठीक किया था। अमित स्वीकृति यानी हाँ, यस, यानी मैंने पूरा पेपर किया था। पापा के पास दोबारा पेपर करने से पहले दोस्तों से किताबों से उन सवालों के जवाब तो नहीं देख लिए थे। अमित, नहीं, ज्यों के ज्यों आकर कर दिए थे। हमको आते थे वो सारे सवाल। मैथ्स के सर कौन है? मिस्टर पाठक। रजनी, कितने लड़के ट्यूशन लेते हैं उनसे? अमित बोलता 22 साल के शुरू में तो 8-10 लेते थे, फिर पहले टर्मिनल के बाद से 15 हो गए। हाफ ईयरली के बाद 7 लड़कों ने और लेना शुरू कर दिया। मुझसे भी तभी से कह रहे थे। हाफ ईयरली में तो इसके 96 नंबर आए थे। इसी ने बताया था कि क्लास में सबसे ज़्यादा है। तो रजनी बोलती है, उसके बाद भी कहते थे ट्यूशन ले लो? हाँ। अमित कहते हाँ। कॉपी लौटाते हुए कहा था कि तुमने किया तो अच्छा है, पर यह तो हाफ ईयरली है, बहुत आसान पेपर होता है इसका तो। अब अगर ईयरली में भी पूरे नंबर लेने हैं तो तुरंत ट्यूशन लेना शुरू कर दो वरना रह जाओगे। 7 लड़कों ने तो शुरू कर भी दिया था, पर मैंने जब मम्मी पापा से कहा, उसने कहा होगा मम्मी पापा से, मैंने मैथ्स में तो वैसे ही बहुत अच्छा है, क्या करेगा ट्यूशन लेकर। देख लिया 6 पोजीशन आई है मेरी जो आज तक कभी नहीं आई। अमित की आंखों में आंसू टपकते हैं। रजनी डांटते हुए, फिर आंसू? जानता नहीं, रोने वाले बच्चे रजनी आंटी को बिल्कुल पसंद नहीं। मम्मी ने बिल्कुल ठीक ही कहा और ठीक ही किया। जिस विषय में तुम वैसे ही अच्छे हो उसमें क्यों लोगे ट्यूशन? ट्यूशन तो कमज़ोर बच्चे लेते हैं, एंड तुम्हें ट्यूशन लेने की कहाँ ज़रूरत पड़ रही है। अब अमित बोलता है, आप जानते नहीं आंटी, अच्छे बुरे की बात नहीं होती है। अगर सर कहे और बार बार कहे तो लेनी ही होती है, वरना तो नंबर कम हो जाते हैं। रजनी बोलती है, पेपर अच्छा करो तब भी नंबर कम हो जाते हैं। अमित, हाँ, कितना ही अच्छा करो फिर भी कम हो जाते हैं, जैसे मेरे हो गए। फिर रजनी बोलती है, यानी कि अच्छा पेपर करने पर भी कम आते हैं सिर्फ इसलिए कि ट्यूशन नहीं ली। ये तो सर की गलती नहीं, बदमाशी है। और तू मम्मी से लड़ रहा है, सर से जाकर लड़। अमित इस भाव में सिर हिलाता मानो कितनी बेकार की बात कर रही है रजनी आंटी। लीला 2 गिलासों में शिकंजी बनाकर लाती है। अमित लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाता है तो रजनी घुड़कती है उसको, थोड़ा डांटती है उसको। रजनी, चलो पियो शिकंजी, देखते नहीं चेहरा कैसा पसीना पसीना हो रहा है। दोनों शिकंजी पीने लगते हैं। इस दौरान रजनी कुछ सोच रही है। शिकंजी ख़त्म करके वो कुछ
सोच रही है थोड़ी देर के लिए। अब अमित एकदम डर जाता है, कल से तो छुट्टी है, पर आप अगर स्कूल जाकर कुछ कहेगी तो सर मुझसे बहुत गुस्सा हो जाएंगे, वहाँ मत जाइए प्लीज़, बिल्कुल मत जाइए, यानी आपको वहाँ पे नहीं जाना है। अब लीला बोलती है, हाँ रजनी, तुम कुछ करोगी कहोगी तो अगले साल कहीं और ज़्यादा परेशान न करे इसे, अब जब रहना इसी स्कूल में है तो इन लोगों से झगड़ा। रजनी बात को बीच में काट कर गुस्से में बोलती हो, यानी कि ये लोग जो भी जुल्म ज़्यादती करे हम लोग चुपचाप बर्दाश्त करते जाएं। सही बात कहने से डर लग रहा है तुझे, तेरी माँ को? अरे जब बच्चे ने सारा पेपर ठीक किया तो हम कॉपी देखने की मांग तो कर ही सकते हैं, पता तो लगे कि आखिर किस बात के नंबर काटे हैं। अमित झुंझला कर, बता तो दिया आंटी, आप भी। रजनी गुस्से में, ठीक है तो बैठ कर रो तुम माँ बेटे दोनों। दंदनाती हुई निकल जाती है। दोनों के चेहरे पर एक ऐसा भाव है, यानी उस समय वो कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि रजनी वहाँ से जा चुकी है। ठीक है, लीला बोलती है, अब ये रजनी कोई नई मुसीबत न खड़ी करती, यानी नई मुसीबत कहीं खड़ी नहीं करती। ठीक है, तो ये पार्ट था हमारा रजनी मन्नू भंडारी का लिखा हुआ। और वर्तमान शिक्षा पर जो शिक्षा जो व्यवसाय बनती जा रही है उस पर कटाक्ष किया है। कभी शिक्षा नहीं है, एक प्रकार से व्यवसाय हो गई है। प्रत्येक बच्चा इंटेलिजेंट है, घर पे पढ़ता है, उसके बावजूद भी वो ट्यूशन लेना पसंद करता है, क्योंकि ट्यूशन का भी एक तरह से क्रेज हो गया, ट्रेंड हो गया। आता है लेकिन फिर भी ट्यूशन करो, यानी एक ट्रेंड हो गया कि भाई ट्यूशन तो करना ही करना है। जब आप अगर किसी सब्जेक्ट में पहले से ही आप इंटेलिजेंट हो, आपको सब कुछ आता है, साइंस मैथ्स इंग्लिश किसी भी सब्जेक्ट में, तो फिर आपको ट्यूशन जाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन फिर भी बच्चे जाते हैं और माँ बाप भी इस ट्रेंड में साथ चलना चाहते हैं। उनको लगता है मैं ट्यूशन नहीं भेजूँगा तो शायद मोहल्ले वाले कहेंगे देखो ये अपने बच्चे को ट्यूशन भी नहीं भेजते हैं। ठीक है, अभी तक की जो भी बात हुई है वो आपको समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट मिलेंगे हम अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक इसको एक बार बढ़िया ढंग से पढ़ना। नए दृश्य में देखो, आगे देखो क्या होता है, क्योंकि अभी पार्ट में बहुत कुछ सस्पेंस बाकी है। ओके स्टूडेंट, क्लास 11th विषय हिंदी, रजनी वाला चैप्टर पढ़ रहे थे हम। लेखिका है मन्नू भंडारी। ये इंट्रो है, उसके बाद में वॉइस रिकॉर्डर से मैंने पढ़ाया है। ये जो है नाटक है, ठीक है, पटकथा है, मतलब लिख देता हूँ यहाँ पे, ये पटकथा है। पटकथा यानी स्क्रीन पर लिखी जाने वाली कथा को पटकथा बोलते हैं। ठीक है, इनका जन्म हुआ बानपुरा मध्य प्रदेश में, और इनकी शिक्षा जो हुई अजमेर में हुई। अजमेर इनका ससुराल भी था, और दिल्ली में हिंदी के जो लेक्चर के पद पे कार्यरत रही है, और अभी भी शायद वही हैं। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो बहुत सारी रचनाएं हैं। कुछ एक मैंने लिखी है, एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, आपका बंटी, महाभोज। ठीक है, सम्मान की बात करें तो बहुत सारे सम्मान मिल चुके हैं इनको, लेकिन मुख्य सम्मान मैंने लिखे हैं यहाँ पे। हिंदी अकादमी का शिखर सम्मान मिला, बिहार सरकार द्वारा भी इनको सम्मान मिला। संगीत नाटक अकादमी से भी ये पुरस्कृत हो चुकी है, और उत्तर प्रदेश का हिंदी संस्थान से भी इनको पुरस्कार दिया जा चुका है। इसके द्वारा भारतीय भाषा परिषद कोलकाता से भी ये पुरस्कृत हो चुकी है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे रजनी की। रजनी जो पाठ है, ये नाटक है, अगर हम चाहें तो इसको मंच पे भी कर सकते हैं। इस नाटक के माध्यम से वर्तमान शिक्षा का व्यवसायीकरण होने का विरोध किया गया। वर्तमान शिक्षा जो है उसका व्यवसायीकरण हो रहा है। आपने देखा होगा बड़ी जो उच्च घराने हैं, जैसे टाटा है, बिरला है, रिलायंस है, तो ये भी क्या है, धीरे धीरे अपना पैसा शिक्षा में खपा रही है। यानी बड़े बड़े विद्यालय खोले जा रहे हैं, 12th तक खोले जा रहे हैं, और शिक्षा एक तरह से क्या हो गई, बिजनेस हो गई। पहले जो ये एजुकेशन था, एजुकेशन इज नॉट द बिजनेस, एजुकेशन बिजनेस नहीं है, लेकिन अभी इसको क्या बना दिया, बिजनेस बना दिया, यानी एक व्यवसाय है। तो इस पाठ के माध्यम से इनका विरोध किया रजनी ने कि किस प्रकार बच्चों को जो है ट्यूशन के लिए प्रेरित किया जाता है, उन पर दबाव डाला, प्रेशराइज किया जाता है उनको भी, नहीं तुझे ट्यूशन आना है, तू अगर आएगा नहीं तो मैं तुम्हें फेल कर दूंगा। तो ऐसी प्रणाली जो चल रही है अभी, क्योंकि शिक्षा व्यवसाय हो गई। तो पहले शिक्षा का उद्देश्य क्या था, एक व्यक्ति को, एक बच्चे को सज्जन नागरिक बनाना, देश के लिए नागरिक बनाना, पहले ये उद्देश्य था। और अभी उद्देश्य क्या है, शिक्षा का वर्तमान उद्देश्य पैसा कमाना। प्रत्येक टीचर ये चाहता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाऊँ, मेरे पास 100 ट्यूशन आए, 200 ट्यूशन आए, मैं वहाँ भी एक्स्ट्रा पढ़ाऊँ, वहाँ भी एक्स्ट्रा पढ़ाऊँ। तो ये हो चुका है कि वर्तमान शिक्षा का इसके माध्यम से, इस पाठ के माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली जो है किस प्रकार जो है
क्या हो रही है, शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है। ठीक है, इस जो है ये पटकथा है, इस पटकथा में यही बताया गया है, एक अमित नाम का लड़का होता है, ठीक है, उसके मैथ्स में नंबर कम आते हैं, तो घर पे आके रोता है, भाई मेरे मैथ्स में नंबर कम क्यों आए, क्योंकि उसके टीचर्स ने उसे बोला था भाई तुझे मैथ्स की ट्यूशन करनी होगी, लेकिन वो मैथ्स में ट्यूशन नहीं गया, इसलिए उसके नंबर कम आए। ठीक है, तो बात हो गई, इतनी बात थी इसमें। तो लेखिका मन्नू भंडारी है, पटकथा लिखी है जन्म भानुपुरा मध्य प्रदेश में, ये इनकी रचनाओं के नाम। और ये मूल मैंने लिखा भी वर्तमान शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है और उस व्यवसायीकरण का विरोध किया गया है, और उस विरोध के माध्यम से हम पाठ में पढ़ेंगे किस प्रकार एक युवती, रजनी एक लड़की का नाम है, किस प्रकार वो विरोध करती है शिक्षा का, और शिक्षा के बड़े बड़े जो ठेकेदार है वो वहाँ तक पहुँच जाती है, और आखिर में वो इसका मतलब शिक्षा को सुधारने का प्रयास करती है। तो कहानी में तो यह है कि अंत में कहानी जो सुखद है, ठीक है, शिक्षा व्यवसायीकरण खत्म हुआ, लेकिन इस कहानी में अगर हम बात की वर्तमान की बात करें तो अभी भी ये शिक्षा जो व्यवसायीकरण, शिक्षा का व्यवसायीकरण ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा का जो बढ़ाई देने का कारण क्या है, हम लोग ही है, आप और हम ही हैं, हम ही इसको व्यवसाय बना रहे हैं। ट्यूशन का एक क्रेज़ है, कोचिंग का एक क्रेज़ है, वो बच्चा कोचिंग जा रहा है, मैं भी जाऊंगा, चाहे उस कोचिंग में हज़ारों बच्चे, स्कूल में 30 ही है और वहाँ पर 1000 बच्चों के बीच में बैठकर पढ़ना पसंद कर रहे हैं, कोचिंग जाना पसंद कर रहे हैं। तो यही इस पाठ के माध्यम से और वर्तमान के माध्यम से समझाने की कोशिश इसमें की है। और हम भी कम से कम ये सोचें कि ये जो सब्जेक्ट पे हम कमांड रखते हैं तो उस सब्जेक्ट में हमें कोचिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन एक ट्रेंड हो गया बच्चों में, स्कूल आए चाहे नहीं आए कोचिंग ज़रूर जाएगा, ट्यूशन पढ़ाने ज़रूर जाएगा, है ना। तो इस प्रकार ये पाठ था, बाकी हम इंट्रो के माध्यम से मैं समझाऊंगा। ओके, धन्यवाद।